हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे प्रकाश के कैरी के दूसरा भाग। और आपसे निवेदन है दोस्तों कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए दूसरा भाग। इस प्रतिरूपों को नष्ट कर दिया हमने अपने प्रतिद्वंदियों को। इसी के साथ मेरी एक अप्रिय स्मृति पर भी मैंने विजय प्राप्त कर ली। अब इन चारों ने मिलकर मुझे परास्त किया था। अब यह स्मृति दुखद स्वप्न बनकर मुझे विचलित नहीं किया करेगी। और इसी के साथ हमने इस तिलिस्म के प्रथम एवं अंतिम चरण को भी पार कर लिया। किंतु यह कैसे हो सकता है कि किसी तिलिस्म का प्रथम चरण उसका अंतिम चरण कैसे हो सकता है? क्योंकि इस तिलिस्म का प्रथम चरण टूटने के साथ ही स्वतः जीवित कर पुनर्शुरू हो जाता है, एक नई स्मृति को पुनर्जीवित करते हुए पहले से अधिक घातक परिस्थिति के साथ। स्वर्ण नगरी। खन खन। तुम्हारी असुरी सेना ध्वस्त हो चुकी है असितु। अब तुम बिना सेना के सेनापति हो और युद्ध सेना के बिना नहीं जीते जा सकते। पराजय स्वीकार कर लो। सत्य कहा तूने जंतु मानो। युद्ध सेना के बिना नहीं जीते जा सकते। अब चूंकि तुमने मेरी सेना को परास्त कर दिया है, ऐसे में मेरा इस युद्ध को लड़ पाना असंभव है। किंतु यदि युद्ध को लड़ने और जीतने के शर्त यही है कि मेरी सेना मेरे साथ हो, तो यह शर्त अवश्य पूरी होगी। ले कर ली मैंने यह शर्त पूरी। मेरी असुरी सेना के प्रत्येक सैनिकों की असुरी ऊर्जा मेरे अंदर समा चुकी है। इसका तात्पर्य समझता है? इसका तात्पर्य है कि मैं एक चलती फिरती सेना बन चुका हूँ। प्रणाम। ओह, ध्वंसक सर्प इसके शरीर पर केवल मामूली सा नुकसान पहुंचा पा रहे हैं। कड़ 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 कड़। ओह, समस्त असुरों की तामसिक ऊर्जा ने इसे अत्यंत शक्तिशाली बना दिया है। तुम ठीक तो हो मित्र? जीवित हूँ। धड़ा। हमें असितु और प्रकाश के इन कैदियों को स्वर्ण नगरी से दूर समुद्र में ले जाना होगा था नागराज। इस युद्ध में हो रहे भीषण प्रहारों से स्वर्ण नगरी में भूकंप की भी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन प्रहारों का विपरीत प्रभाव स्वर्ण नगरी के चारों ओर लगे उपकरणों पर पड़ रहा है। यदि एक दो प्रहार और ऐसे ही हो गए तो समुद्र के जल को स्वर्ण नगरी में पहुंचने से रोक के रखने वाले सुरक्षा उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और स्वर्ण नगरी जलमग्न हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ धनंजय, मैं कुछ को तो यहाँ से दूर ले जा सकता हूँ, किंतु इन सभी को एक साथ यहाँ से दूर ले जाना असंभव है। तुम्हारा आयाम द्वार तो इस कार्य को आसानी से कर सकता है ना? यह इतना आसान नहीं है नागराज। और अभी मैं अपनी काफ़ी ऊर्जा इन असुरों से युद्ध में लगा चुका हूँ। मैं आयाम द्वार का गंतव्य ज़्यादा दूर रखने के लिए अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊँगा। दुष्कर ही सही, किंतु संभव तो है। तुम बस जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा आयाम द्वार बनाकर उसका गंतव्य स्वर्ण नगरी से दूर समुद्र में रखो। इन सभी को वहां पहुंचाने की व्यवस्था मैं करता हूँ। भड़ाक। मैं समझ गया नागराज क्या करने वाले हो। मुझे उसकी योजना को सफल बनाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का एक कतरा इस द्वार को बनाने में लगा देना होगा। यह क्या हो रहा है? यह चक्रवात अचानक ही कहाँ से आ गया? इसे निकालने हेतु कुछ करने के लिए ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा। साए साए। यह चक्रवात अचानक नहीं आया मूर्ख। यह चक्रवात नागराज द्वारा बनाया गया है, लेकिन यह समझ से परे है। इस चक्रवात में हम फंस कर वह समय व्यर्थ करने के अतिरिक्त आखिर करना क्या चाहता है? क्योंकि इस चक्रवात का अधिक समय तक बनाए रखते हुए यहाँ से दूर ले जाना नागराज के लिए भी संभव नहीं होगा। नागराज द्वार तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। इन सभी को आयाम द्वार में भेजने के लिए। अच्छी चाल चली उस जंतु मानव और स्वर्ण मानव धनंजय ने। उस जंतु मानव का नाम नागराज है। नागराज हो या जंतुराज,
उसने हमें स्वर्ण नगरी से भले ही दूर भेज दिया हो, किंतु जितना समय हमें वहाँ आने में लगा हो, उससे भी कम समय में हम दोबारा स्वर्ण नगरी तक पहुँच सकते हैं। बेशक पहुँच सकते होगे, लेकिन पहुँचोगे तब जब वहाँ पहुँचने लायक रहोगे। कड़ाक। ओह स्वर्ण नगरी मायावन। तो तैयार हो जाइए अपनी एक और दुखद स्मृति को पुनर्जीने के लिए। देखिएगा कहीं यह स्मृति आपकी सबसे अप्रिय स्मृतियों में से भी सबसे अप्रिय सिद्ध ना हो जाए। व्यर्थ के कथन बोलकर मुझे भयभीत करने की आवश्यकता नहीं है। अशरीर पूर्व चारण की ही भांति इस चरण को भी सफलतापूर्वक नष्ट कर इस तिलिस्म को पुनर्निवेशित होने से पहले ही ध्वस्त कर दूंगा मैं। ओह नहीं, उन प्रतिरूपों ने अग्निदेव को परास्त कर मूर्छित कर दिया है। अब वे प्रतिरूप अपने अन्य साथियों की सहायता करते हुए यजुर को परास्त करने में जुट गए होंगे। कुछ करना होगा मुझे, किंतु क्या? ओह हाँ, यह विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया। क्यों ना मैं इन प्रतिरूपों में से ही किसी एक पर कब्जा कर लूं और इनके मध्य से इस तिलिस्म के शक्ति केंद्र तक पहुंचकर उसे नष्ट कर दूं। ओह नहीं, यह क्या मूर्खता कर बैठा मैं। मेरा मानस अंश उस प्रतिरूप के भीतर कैद हो गया है। मैं चाहकर भी उस अंश से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। युद्ध लड़ने का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण नियम है कि विकटतम परिस्थिति में भी अपनी ध्यान अपने प्रतिद्वंदी से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी भी चूक आपकी पराजय का कारण हो सकती है। ओह परिस्थितियाँ विकट होती जा रही है। मेरा एक मानस अंश नष्ट हो गया, जबकि दोनों देव मूर्छित हो गए हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि इन सभी प्रतिरूपों का लक्ष्य केवल मैं हूँ। और यदि यह सभी मिलकर सामदेव को परास्त करने में सफल हो गए तो मैं सदा के लिए इस तिलिस्म का बंदी बनकर रह जाऊंगा। मुझे नीति बदलनी होगी। सही समय पर खुद को तिलिस्म से बाहर प्रोषित कर लिया मैंने, अन्यथा उस तिलिस्म का हिस्सा बनकर रह जाता। गलत चंडकाल, समय तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम स्वर्ण नगरी से कुछ दूर समुद्र में अपने चारों ओर घूमते इन नागों के साधारण समझने की भूल ना करना। असितु यह देवीय नाग है। इनमें देवकाल जय का अंश है। यदि तूने इसे घेरे से बाहर आने की कोशिश की तो सर्वप्रथम तेरा शरीर अनगिनत भागों में विभक्त हो जाएगा और दूसरा तेरे अंदर समाई असुरी ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। अद्भुत है धनंजय का दिया हुआ यह यंत्र, जिसके कारण न केवल मैं पानी में आसानी से सांस ले पा रहा हूँ, बल्कि पानी में बोल भी पा रहा हूँ। तेरी गीदड़ भभकियों से भयभीत होने वाला नहीं हूँ मैं। असितु की शक्तियों से अनभिज्ञ है तू। देख मेरे भ्रम को मैं कैसे छिन्न भिन्न करता हूँ। अब यदि तुम छिन्न भिन्न नहीं होना चाहते तो इस कैद से निकलने की कोशिश मत करो। अब जब तक मैं ना चाहूँ तुम्हें इस कंटीले कैद से कोई नहीं निकाले। धड़ाक। नागराज अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही। ओह, तो आखिर तुमने भी इस लड़ाई में कूदकर इन असुरों का साथ देने का निर्णय ले ही लिया महामानव। लेकिन अभी भी अपनी मानसिक शक्तियों से लात घुसे ही बनाते हो। विकसित होने के बावजूद तुम्हारा दिमाग अभी भी पिछड़ा हुआ है। महामानव किसी का साथ देने के लिए बाध्य नहीं है नागमानव। महामानव अपनी लड़ाई खुद लड़ता है और मुझे यह आभास हो रहा है कि यह लड़ाई तुम लोगों के जीतने देना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मुझे लौटना पड़ा। रही बात महामानव के मानस आयुध भंडारों में जितने खतरनाक हथियार हैं उसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता नागमानव। यदि तुम्हारे पास मानसिक शक्ति द्वारा विभिन्न विध्वंस हथियार बनाने की शक्ति है तो मेरे पास भी देवकालजयी से वरदान स्वरूप प्राप्त देवीय अंश युक्त नागफनी सर्प हैं। बड़ा तो तेरी मानसिक शक्ति का उचित प्रति उत्तर देने की क्षमता रखता है।
बड़ा यह नागराज और इसके सर्प मिलकर मुझ पर चौतरफा वार कर रहे हैं। ऐसे में मुझे अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, और ध्यान भंग होने का अर्थ है निश्चित पराजय। मुझे यदि यह युद्ध जीतना है तो दूसरा मार्ग अपनाना पड़ेगा। धड़ाम। बस नागराज, हमारा युद्ध यहीं समाप्त होता है। यदि तू इस स्वर्ण मानव का मृत शरीर नहीं देखना चाहता तो मुझ पर प्रहार करना छोड़कर अस्तु को अपने सर्पों की कैद से आज़ाद करवा दे। तेरे पास ऐसा करने के लिए मात्र कुछ क्षण का समय है। यदि तुमने समय रहते मेरे कहे अनुसार नहीं किया तो इस स्वर्ण मानव के शरीर की हड्डियां चूर चूर होकर इसके शरीर में मिल जाएगी। समय को महामानव की उपाधि देने वाले शख्स को इस तरह कायरों की भांति कृत्य शोभा नहीं देते। महामानव, यदि वास्तव में महामानव हो तो छोड़ दो धनंजय को और आमने सामने का युद्ध करो। हाँ हाँ, युद्ध तो वाद विवादों में समय व्यर्थ ना कर नागराज, अन्यथा इस स्वर्ण मानव की मृत्यु तेरे सिर होगी। तुमने सही कहा था महामानव, युद्ध में बातों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्या पता उस समय का उपयोग शत्रु अपने पराजय का मुख दिखाने की व्यवस्था करने में कर ले। तुम्हारे द्वारा धमकी देते समय यह ईगल सर्प मैंने सूक्ष्म रूप में छोड़ दिया था, जो कब तुम्हारे करीब आकर तुम्हें झटका दे गया इसका तुम्हें पता भी नहीं चला। धनंजय मूर्छित है। आशा है महामानव ने अपने कहे अनुसार धनंजय के शरीर पर ज्यादा दबाव नहीं डाले होंगे। साथ ही स्वर्ण मानव धनंजय को उपचार की आवश्यकता है। इन्हें तुरंत स्वर्ण नगरी ले जाना होगा। अब इसे केवल एक ही जगह ले जाने की आवश्यकता है। भस्क। नहीं नहीं, यह क्या हो गया? नहीं, यह क्या किया मैंने? अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे क्या वाकई मैंने किया? देव जाति के नायक धनंजय को भ्रमलीन कर दिया मैंने। प्लान कामयाब रहा। धनंजय मारा गया, लेकिन धनंजय की मृत्यु ने नागराज को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। पता नहीं अब नहीं, वह जो कर गुजरे नहीं, वह कम है। नहीं नहीं। सर गड़ 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 छपाक। तुम्हें अपने इस दुष्कृत्य का दंड भोगना होगा अधर्मियों, और इस दंड की पराकाष्ठा क्या होगी इसका लेस मात्र ही भी अनुमान नहीं लगा पाओगे तुम लोग। फिलहाल तू अपने परिणाम की पराकाष्ठा के बारे में सोच नागराज। चंडकाल नहीं, रक्ष सम्राट, तंत्र शक्तिधारी महाचंडाल बोल तुच्छ नाग, अब तुझे अंडमान के इसी द्वीप के बीच समाधिरत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा शत्रु और स्वर्ण नगरी की अमेघ दीवार धनंजय आज मेरी चाल का शिकार होकर ध्वस्त हो चुका है। अब मुझे और तेरी मृत्यु असुर सेना को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। नागों के तुच्छ समझने वाले तुम राक्षस शायद यह भूल गए हो कि बड़ाम, वह नाग शक्ति ही थी जिसने तुम राक्षसों को पाताल में ही छिपे रहने को विवश किया था, और आज भी नाग शक्ति के सामने तुम्हारा विषाद एक कीड़े से ज़्यादा कुछ नहीं। अपनी नाग शक्ति पर इतना अहंकार, तू अभी चंडकाल की तंत्र शक्ति की पराकाष्ठा से परिचित नहीं है नागराज। नाग शक्ति के तेरे अहंकार को अब चंडकाल नाग तंत्र से ही खंड खंड करेगा। नाग तंत्र सक्रिय हो। कर 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 अब दिखा अपनी नाग शक्ति नागराज। अगर तूने मेरे नाग तंत्र को काट दिया तो चंडकाल खुद अपना सिर काट कर तेरे कदमों में डाल देगा। फिर तो तुम अपना सिर काटने की तैयारी कर लो। फटाक। कर 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 ऐसी भयावहता। तूने इन निर्दोष जीवों की यह दुर्दशा कर नागराज के कोप को जगा दिया है चंडकाल। अब इसका परिणाम भुगतने को तैयार हो जाओ। हा हा हा, यह चंडकाल का नाग तंत्र है नागराज। अमेघ, अकाट्य और अजय। तेरी तुच्छ नाग शक्ति इसे हिला तक नहीं सकती। हा हा हा, कर ले अपने सभी विस्फोटकों का प्रयोग कर ले, पर यह मेरे लिए दिवाली के पटाखों से ज़्यादा महत्व नहीं रखते। मैं किसी तलाश में आया था और कहाँ उलझ कर रह गया। उफ, दिव्य नाग सर्प भी इस नाग आवरण को काटने में असफल रहे।
तब तक मैं गल अब तक मैं गलती कर रहा था। ऊर्जा को नाग शक्ति से काटने की प्रयास कर रहा था, जबकि ऊर्जा को ऊर्जा से ही काटा जा सकता है। अब चंडकाल के नागतंत्र की ऊर्जा को काटेगी मानस नागराज की मानस ऊर्जा। धड़ाक। असंभव, मेरा नागतंत्र नष्ट हो गया। यह कैसे हो सकता है? कोई नाग शक्ति इसे नहीं काट सकती जब तक तुम्हारा मानस कमजोर ना हो जाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब तुम्हारा 3/4 मानस रूप नष्ट हो जाए। हैं न है ना चंडकाल? सुपर कमांडर ध्रुव, ओह, तो वह तू था जिसने त्रिशूल के अंदर भेजे गए मेरे सभी मानस रूपों को नष्ट कर दिया, जिसके तीव्र झटके के कारण मेरा नागतंत्र इतनी आसानी से नष्ट हो गया। राक्षसों, और अगर समझदारी का अक्सर वाकई आ गया है समझदारी का असर वाकई आ गया है, तो नागफनी सर्प के बंधन से छूटने की कोशिश मत करना, क्योंकि नागफनी सर्प पर किसी भी तरह का तंत्र बेअसर साबित होता है। तू अब वादे के अनुसार अपना सिर काटकर उतारो, तब तक मैं ध्रुव से पूरी बात। ओह, क्या हुआ नागराज? मुझे विसर्पी की क्षीण मानसिक संकेत प्राप्त हो रही है, पर अचानक संकेत मिलने बंद हो गए। ओह नहीं, आधे क्षण मेरा ध्यान भंग हो गया, जिसका फायदा उठाकर चंडकाल फरार हो गया। कोई बात नहीं, उसको तो हम फिर पकड़ लेंगे। अच्छी बात यह है कि जिस उद्देश्य से वे त्रिशूल में दाखिल हुआ वह तो याद हुआ था, वे पूरा नहीं हुआ। परंतु वह वस्तु थी क्या जिसे के पीछे चंडकाल पड़ा था? क्षमा करना नागराज, वह वस्तु देवों का अत्यंत गुप्त रहस्य है, जिसके बारे में हम तुम जैसे परम मित्रों को भी नहीं बता सकते। मैं समझ सकता हूँ देव, पर रहस्य राक्षसों की पहुँच से दूर है, यही संतोष की बात है। काश मैं धनंजय को भी बचा पाता तो प्रसन्नता दुगनी हो जाती। तो फिर अपनी प्रसन्नता को दुगनी कर लो नागराज, क्योंकि मैं जीवित हूँ। धनंजय, तुम बच कैसे गए? धनंजय कभी मरा ही नहीं था नागराज, यह तो एक भ्रमजाल था जिसने तुम्हें धनंजय की मृत्यु का दृश्य दिखाया। समझाता हूँ, मैं समझा नहीं, समझाता हूँ। काली पहाड़ी पर जब चंडकाल द्वारा भेजी गई असुरी ऊर्जा से मैं और फेसलेस पार पाने में असफल रहे थे, और असुरी ऊर्जा ने हमारा जीवन लगभग समाप्ति कर दिया था, तभी फेसलेस के धमाके से गिरने के कारण मेरी यूटिलिटी बेल्ट का पाउच खुल गया, और उसमें से वह सूर्यमणि बाहर गिर गई, जो शायद नक्षत्रदामस ने इसी परिस्थिति से बचने के लिए मुझे दी थी। इसे इसका आभास पहले ही हो गया था। सूर्यमणि के प्रभाव में आते ही असुरी ऊर्जा जैसे तड़पने लगी। बाकी काम किया फेसलेस ने अपने तंत्र द्वारा सूर्यमणि के प्रभाव को बढ़ाकर उस असुरी ऊर्जा को समाप्त कर दिया। उसके बाद बिना समय गंवाए स्वर्ण नगरी की ओर रवाना हुआ। रिंगदेव के मानस रूप ने जब मुझे वास्तु स्थिति से अवगत कराया, तभी मुझे आशंका सता रही थी कि महामानव गलाला गीच जैसे मानसिक शक्ति वाले प्राणियों को काबू करने के लिए कोई ऐसा चाहिए जिसकी शक्ति न केवल मानसिक हो बल्कि महामानव की टक्कर की हो। तब तक मुझे तुम्हारे यहाँ आगमन का आभास नहीं था। इससे कोई दो राय नहीं है कि तुम अपनी मानसिक शक्ति से महामानव का मुकाबला कर सकते हो नागराज, किंतु महामानव से अकेले जीत पाना असंभव है। फिर तुम्हारी यहाँ उपस्थिति का आभास मुझे नहीं था, इसीलिए मैंने संपर्क किया बुद्धि पलट से। किंतु यह तो लंबी कहानी है नागराज, किसी दिन फुर्सत से सुनाऊंगा। मेरे यहाँ पहुँचते ही मैंने पाया कि उस समय महामानव धनंजय को जीवित छोड़कर वहाँ से वापस लौट रहा था, लेकिन महामानव जैसे प्राणी को आज़ाद छोड़ने का खतरा हम नहीं ले सकते थे। महामानव के उस स्थान से दूर एकांत में पहुँचते ही मैंने महामानव से असुरों को रोकने में मदद करने की गुजारिश की, किंतु महामानव इस सृष्टि को खत्म करके एक नई सृष्टि बसाने के विचार बना चुका था, और इसके इस विचार का सबसे बड़ा शत्रु उसके सामने था, यानी कि मेरे कुछ कह या कर पाने से पहले ही महामानव ने हम पर हमला कर दिया। किंतु महामानव से आनन फानन में एक भूल हो गई। वह उस स्वप्न यंत्र को अपने से अलग करना भूल गया जो उसे स्वर्ण नगरी में बंदी बनाए रखने में सहायक था। बुद्धि पलट ने एक छोटे केकड़े की बुद्धि पलटकर महामानव के स्वप्न यंत्र से टकराकर उसे सक्रिय कर दिया। स्वप्न यंत्र एक्टिव होते ही महामानव निष्क्रिय हो गया और बुद्धि पलट ने उसकी बुद्धि पर कब्जा कर लिया। हालांकि बुद्धि पलट की शक्तियां इतनी विकसित नहीं थी कि महामानव जैसे प्राणी के दिमाग पर
काबू कर सके, किंतु महामानव के पहले से ही सुप्त अवस्था में जा चुके दिमाग को कब्जे में लेना बुद्धि पलट के लिए अधिक मुश्किल नहीं था। महामानव को वापस भेजने के पश्चात मैं धनंजय को लेकर चंडकाल की मानस कैद में फंसे तीनों देवों को रोकने के लिए तिलिस्म की ओर चल पड़ा। हालांकि वहां जाकर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। देव तिलिस्म ने 2 देवों को पहले ही स्वतंत्र करा दिया था। सवय को असफल होते देख भागने की फिराक में बचे आखिरी देव को धनंजय ने अपने यंत्र की सहायता से स्वतंत्र करा दिया, किंतु खतरा अभी टला नहीं था। चंडकाल के सामने लाना जरूरी था, और चंडकाल तभी सामने आता जब उसके रास्ते के सारे कांटे खत्म हो चुके होते। फेसलेस के दिए गए ताबीज की वजह से चंडकाल को मेरे जीवित होने और मेरी स्थिति का आभास नहीं था। चंडकाल के लिए मैं मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, शेष था धनंजय। बुद्धि पलट के भ्रम जाल के कारण एक असुर सभी को धनंजय नजर आ रहा था। बुद्धि पलट ने तुमसे लड़ रहे महामानवों को उस असुर को धनंजय दिखाकर मरने के लिए आदेश दिया। तुम सबके साथ ही चंडकाल को भी धनंजय की मौत का दृश्य दिखा और चंडकाल सामने आया। तुम्हारे और चंडकाल के बीच युद्ध के दौरान धनंजय और बुद्धि पलट ने मिलकर महामानव की सहायता से बाकी सभी प्रकाष्ठ के कैदियों को स्वप्न यंत्र एक्टिवेट करके उन्हें दोबारा बंदी बना लिया। सिर्फ विभत्सु चालाक निकला, उसे गड़बड़ी का आभास हो गया और वह भाग निकला। किंतु मुझे अफसोस है कि विभत्सु और चंडकाल भागने में सफल हो गए। इस तरह उनका खुला घूमना सही नहीं है। यह चिंता का विषय तो है नागराज, किंतु फिलहाल उन्हें पकड़ना संभव नहीं। अब तो केवल समय ही बताएगा कि कब किस नए षड्यंत्र के साथ ये दोनों हमारे सामने आते हैं, और जब भी यह लोग सामने आएंगे हम उन्हें उसी प्रकार परास्त करेंगे जैसे आज किया। स्वर्ण नगरी की धरोहर और स्वर्ण नगरी के वासियों को निश्चित विध्वंस से टालने के लिए मैं और संपूर्ण स्वर्ण नगरी तुम दोनों के आभारी हैं। स्वर्ण नगरी और स्वर्ण नगरी वासियों भी उतने ही हमारे हैं धनंजय, जितने कि तुम्हारे। और एक परिवार के अपने परिवार जनों का आभार नहीं देना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि मुश्किल समय पर मैं अपने परिवार के काम आया, किंतु अब समय है विदा लेने का। अवश्य मित्र। विसर्पी मुझे मानसिक संपर्क स्थापित करने की चेष्टा कर रही थी, किंतु अचानक ही संपर्क कट गया, जैसे किसी ने रुकावट डाली हो। कहीं विसर्पी किसी विपदा में ना हो। समाप्त। आगे रेत का संसार। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई और अच्छी कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।